नमस्कार साथियों, मेरा नाम सोनम पाठक है और आप सबका मैं चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे 70th बीपीएससी की। जी हाँ, 70th बीपीएससी का, जिसमें से आप लोगों ने अगर प्रीवियस के लेक्चर्स देखे हो तो यहाँ पर लेकर आए हैं बिल्कुल फ्री मेंस क्रैश कोर्स, जिसमें आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट थीम है, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं, उनके बेसिस पर आपको इंपॉर्टेंट थीम जो है वो करवाई जा रही है। जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के उस इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, जो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण जो है वो घटना तो है ही, लेकिन बिहार का इसमें खास योगदान जो है वो देखा जाता है। पूरे यहाँ पर हम देश के जब भी राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं, इस राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत, इस राष्ट्रीय आंदोलन की नींव डालने वाला कोई क्षेत्र रहा तो वो रहा बिहार। बिहार ही वो पावन भूमि है जहां से पहला सत्याग्रह की शुरुआत होती है और आगे अंततः अंग्रेज यहां से अपना शासन छोड़ने पर मजबूर होते हैं। अंग्रेजों को भगाने के लिए जो पहली आधारशिला रखी गई, वो आधारशिला थी यहाँ पर हम कहते हैं चंपारण। चंपारण अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट, ये इतना महत्वपूर्ण सत्याग्रह कैसे हुआ, क्या इसके कारण थे, ये बिहार की राजनीति में या फिर इस पूरे देश के लिए इसका क्या महत्व रहा, ये हम समझेंगे आज के वीडियो में। चंपारण सत्याग्रह से हर बार बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में सामान्यतः एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आज हम समझेंगे चंपारण सत्याग्रह, उसके कारण, उसका महत्व, उसका आलोचनात्मक परीक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन की हम लोग बात करें तो यहां पर है हमारा चंपारण सत्याग्रह। जब हम इस टॉपिक को करेंगे तो हम इसमें देखेंगे इसकी भूमिका, इसके कारण, हम देखेंगे इसका पूरा ओवरऑल प्रक्रिया कैसे ये हुआ, इसके चरण, इसका आलोचनात्मक परीक्षण और ओवरऑल इसका मूल्यांकन, या हम जिसकी बात करते हैं महत्व की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जब भी आपको चंपारण के बारे में लिखना होगा, सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे क्या, भूमिका। भूमिका बनाना है, साथ में ही हम कोशिश करेंगे कि हम एक मैप को ड्रॉ कर सके। क्या कर सके, एक मैप जो है वो हम ड्रॉ कर सके। ये हमने भारत को हमने बिहार को जो है दो भागों में यहाँ पे बांट दिया है। मेरी मैपिंग स्किल बहुत अच्छी नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस एक बार आपको बताने का प्रयास किया है कि कैसे आप यहाँ पर जो है सो एक मैप बना के, ठीक है, और यहाँ पर इसमें चंपारण को दर्शा सकते हैं, जिससे आपको बाकियों के कंपैरिजन में आधा, एक, 1.5 नंबर का एक्स्ट्रा एज मिल जाए। उसके आप बात यहाँ पे बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम की नींव का जो आधार है वो यहां पर चंपारण में रखा गया। यहां पर हुए किसान आंदोलन, किसान असंतोष, किसान असंतोष ने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन में आम किसानों की भागीदारी को सुनिश्चित किया। कैसे, क्या इसके कारण है, तो अब बात करते हैं इसके कारणों की। देखो दोस्तों, इसके कारणों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कारणों को हम कुछ तरीकों में बांट सकते हैं। नो डाउट इसका सबसे मुख्य कारण था तीन कठिया पद्धति। क्या था यहाँ पर, तीन कठिया पद्धति। ये तीन कठिया पद्धति तो एक मुख्य कारण यहाँ पर हमारे पास है ही, लेकिन इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि तीन कठिया, ये कैसे एक कारण बना। देखो, तीन कठिया पद्धति की अगर मैं बात बताऊं तो इसमें क्या होता था, जितना 1 बीघा का जमीन है, इसमें भूमि के यहाँ पर क्या होता था, 20 कट्ठे में से 3 जो कट्ठा होता है, गांव में कट्ठा चलता है, उस 3 कट्ठे में जो उपजाऊ भूमि थी, इस उपजाऊ भूमि में नील का उत्पादन करना होता था।
तो नील का उत्पादन करना है तो ये कौन सी बड़ी समस्या है। समस्या तब शुरू होती है जब यहाँ पर 20वीं शताब्दी के में यहाँ पर क्या होता है, जो किसानों से बागान मालिकों द्वारा अनुबंध करा लिया जाता है, जिसमें उनके ऊपर ये दायित्व आ जाता है कि वो भूमि के 20 में से 3 कट्ठा में नील की खेती अनिवार्य रूप से करेंगे। अब अगर वो अनिवार्य रूप से किसकी खेती करेंगे, नील की खेती करेंगे, तो यहाँ पर उनके लिए पहली बात हो गई कि नील की खेती उनके लिए अनिवार्य हो गई। ऐसे में अब सोचो, जो यहाँ पर गरीब किसान हैं, अगर वो नील की खेती अनिवार्य रूप से करेंगे तो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कैसे होगा। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कहीं ना कहीं इसमें जो है कमी आएगी, तो उनके लिए खाद्यान्न संकट हो रहा है। इस खाद्यान्न संकट के अलावा यहाँ पर जो यहाँ पर बागानों में जो यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर मजदूरी भी बहुत कम मिल रही है, मजदूरी कम मिल रही है। इनसे तरह तरह के जो है सो उपज का जितना भी उपज हो रहा है उसका सही मूल्य इनको नहीं मिल रहा है, तो इससे किसानों में असंतोष हो रहा है। इसके अलावा इस दौरान क्या हो रहा था, नए नए जो है वो कानून आ रहे थे, भू राजस्व के नए नए कानून आ रहे थे, और उन कानूनों के तहत अब राजस्व जो है उसके एकत्रीकरण की अलग अलग प्रक्रिया आई, जैसे कि जमींदारी प्रथा। इसमें क्या हो रहा था, किसानों से राजस्व जो है जब इकट्ठा किया जा रहा था, तो इससे क्या हुआ, इनके जो शोषण का जो है कहीं ना कहीं किसान भी यहाँ पर अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं। तो नील कट, ये जो आपकी जो 3 कट्ठिया जो पद्धति थी आपकी, ये ओवरऑल कहीं ना कहीं बहुत बुरे हालात में चल रही थी। इसी के संदर्भ में आपने किताब जरूर सुनी होगी, दीनबंधु की नील दर्पण। 1860 में उन्होंने नील विद्रोह के संदर्भ में लिखा था। उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है कि बिहार में, कहां पे, बिहार में जहां कहीं भी नील की खेती होती है, उस स्थिति में चंपारण की स्थिति यहाँ पर सबसे ज्यादा दयनीय है। चंपारण बिहार में नील की खेती का सबसे भयंकर जो है वो शोषण जो है वो देखा जाता है। ये किसको बताया है, दीनबंधु ने अपने नील दर्पण में भी लिखा है। किसानों के हालात बहुत खराब थे। तो एक कारण हमने समझा, अगर हमसे अलग से केवल, क्योंकि अब पेपर का ना पैटर्न बदल गया है, पहले इतिहास के प्रश्नों में जनरली जो बीपीएससी होता था वो 38 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता था, पर अब यहाँ पर पेपर में 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे 8 मार्क्स में अगर वो पूछ रहा है यहाँ पर कि बताओ 3 कट्ठिया पद्धति के बारे में, तो 3 कट्ठिया पद्धति के बारे में लिखने के लिए आपके पास जो है वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक कारण हमने समझा, क्या हमने समझा, हमने कारण को समझा, 3 कट्ठिया पद्धति। अन्य कारणों की बात करें तो अगर हम आर्थिक कारणों में देखें तो आर्थिक कारण में क्या है, यहाँ पर भू राजस्व प्रणाली, भू राजस्व प्रणाली जिसमें किसान जो है कहीं ना कहीं शोषण का शिकार हो रहे थे। इसके अलावा किसानों पे अलग अलग तरीके से उनसे जो है वो भी कर लिया जा रहा था। ये वाले जो कर है, कर सरचार्ज है, जैसे कि आपका शहरवैशी था, या फिर आपका यहाँ पर जो है सो आपका तवान है, तवान है, सरवैशी है आपका, ये कुछ इस तरीके से थे, उनसे जुर्माने के रूप में वसूला जा रहा था, जिससे किसान अपने आप को कहीं ना कहीं और ज्यादा शोषित महसूस कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्रिटिश जो सत्ता थी, इनके बीच में ब्रिटिश जो शासन था, ब्रिटिश जो शासन है ये निष्क्रिय बना हुआ था। इस निष्क्रिय का क्या मतलब है कि जब किसान यहाँ पर अपने बागान मालिक जो उनके साथ अत्याचार कर रहे थे, साहूकार जो उनके साथ अत्याचार कर रहे थे, जब वो इन शिकायतों को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पे अधिकारियों के पास जाते तो वो अधिकारी उन पर कोई सुनवाई ही नहीं कर रहे थे। ये उनके आगे एक बड़ी समस्या थी। कृषि का कंप्लीटली वाणिज्यीकरण हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, कृषि का वाणिज्यीकरण जो है होने से जो यहाँ पे जो छोटे मोटे जो किसान हैं उनको नुकसान हो रहा था। इसी दौरान यूरोप में क्या हुआ, यहाँ पर जर्मनी में अब यहाँ पर कृत्रिम नील जो है वो आने शुरू हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पर नील उत्पादन हो रहा है वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं रह गया, इतना लाभदायी नहीं रह गया, जिससे अब नील को उपजाना ज्यादा लाभ का विषय ही नहीं रह गया, जिसकी वजह से यहाँ के बागान मालिक यहाँ पर क्या कर रहे थे, किसानों को नील का सही मूल्य नहीं दे रहे थे। और
ये किसान साहूकारों से पैसा लेते थे और फिर साहूकारों के कर्ज के जाल में ये फंसते चले गए। ये भी एक जो है वो बड़ी समस्या बना। इसके अलावा पुलिस का भ्रष्ट पुलिस का शासन, यहाँ पर अधिकारियों का मिलीभगत होना, ये सारे कारण और खासकर यहाँ पर कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं में भी हम बदलाव देखते हैं, जिसने कहीं ना कहीं अंततः किसानों के असंतोष को बढ़ावा दिया, जो अंततः यहाँ पर जो है हमें चंपारण में किसान असंतोष को जो है वो व्यक्त करता है। ये असंतोष और किसानों की दयनीय स्थिति, इससे यहाँ पर लोग लगातार जो है वो विचलित थे। इसी में ही यहाँ पर एक किसान है जो है यहाँ पर कौन, यहाँ पर जो है एक गणेश शंकर विद्यार्थी, वो यहाँ पर क्या करते हैं, राम शुक्ला को यहाँ पर जो है बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, महात्मा गांधी आए हैं। और पता है महात्मा गांधी वो व्यक्ति हैं जो दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका में जो है वो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में जो है वो जाकर क्या करते हैं, यहाँ पर आंदोलनों को जो है उन्होंने अंग्रेजों को जो है बहुत चीजें सुधार करवाए। इसी सिचुएशन में जो राजकुमार शुक्ला है, आई गेस मैंने पहले राम बोल दिया था क्या, माफ कीजिएगा, राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार जो शुक्ला है ना, इनको ये कहते हैं, इनको राजेंद्र प्रसाद भी मिलते हैं, सब कहते हैं कि हमें ना गांधी जी से मिलना चाहिए, ब्रज किशोर है, सब मिलके कहते हैं एक बार गांधी जी से मिलके शायद समस्या का सही समाधान जो है वो हो पाए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर राजकुमार शुक्ला को ये बात पता चलती है, शुक्ला साहब पहुंचते हैं कहाँ पे, शुक्ला साहब पहुंचते हैं कहाँ, यहाँ पर लखनऊ। और लखनऊ में इसी दौरान कांग्रेस का एक सम्मेलन हो रहा होता है 1916 में। जी हाँ, 1916 में कांग्रेस के सम्मेलन में जब यहाँ पर राजकुमार शुक्ला साहब पहुंचते हैं तो गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी से मिलके कहते हैं कि आपको एक बार आके ना चंपारण की स्थिति देख लेनी चाहिए। अब यहाँ पर चंपारण की स्थिति तो देख ले, लेकिन देखे कैसे, गांधी जी ने कहते हैं अच्छा ठीक है, अभी मैं पूरा भ्रमण वगैरह पे हूँ, देखता हूँ, अभी पहले मुझे कोलकाता जाना है, कोलकाता से जाने के बाद उसके बाद मैं आके यहाँ पर जो है सो चंपारण में भी मैं यहाँ पर विजिट करता हूँ। ये कहते हैं नहीं, आपको तो चलना ही पड़ेगा, चलना पड़ेगा मतलब चलना पड़ेगा। और इसी बीच क्या होता है, जैसे गांधी जी कोलकाता जाने वाले होते हैं उससे पहले यहाँ पर शुक्ला साहब कहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ पर कोलकाता में पहुंच जाते हैं। और फिर गांधी जी को कहते हैं नहीं, पहले एक बार आप चलिए, पहले देखिए हमारे यहाँ के किसानों की हालात कितने खराब है। नील की खेती कर करके उनके भूमि बिल्कुल अनुपजाऊ हो गई है, नील की खेती करके टैक्स दे दे के उनके हालात बहुत खराब हो गए, बहुत ज्यादा शोषित है। आपको उनके ऊपर एक बार तो आपको उनको नजर आपको देखनी होगी, उनको न्याय आप ही दिला सकते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर गांधी जी राजकुमार शुक्ला के बिल्कुल इन विचारों से कि भाई ये किसान के लिए ये कैसे बिल्कुल जीतने के लिए जो है इतना तत्पर है, उससे इतना प्रभावित होते हैं कि फाइनली वो यहाँ पर पटना आते हैं। कहाँ आते हैं वो, यहाँ पर पटना जो है आते हैं। और यहाँ पर ही वो उसको कहते हैं कि एक यहाँ पर जो है तो एक अनपढ़ किसान था, लेकिन उसने क्या किया, मेरे दिल को जो है वो जीत लिया। वो यहाँ पर कहते हैं कि राजकुमार यहाँ पे जो है वो ये क्या है, शुक्ला है, वो यहाँ पर किसानों में जो चंपारण में जो नील का जो पाप उसको धोने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये महात्मा गांधी का कथन है। इसको लेकर यहाँ पर जो है सो राजकुमार शुक्ला को लेकर है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर अब भारतीय राजनीति में अब हम यहाँ पर हमने भूमिका समझी, हमने कारण समझा, अब हम पूरा चरण समझ रहे हैं कि अब फाइनली क्या होता है, चंपारण में गांधी जी का प्रवेश। क्या हो रहा है, गांधी का प्रवेश। तो गांधी जी का जो आगमन होता है तो गांधी जी सीधा चंपारण नहीं चले जाते हैं, वो पहले आते हैं। पहले कहाँ आएंगे, पहले आते हैं वो पटना। कहाँ आएंगे, पहले उनका आगमन होगा पटना। और पटना यहाँ पर कब पहुंचते हैं वो, 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचते हैं, 10 अप्रैल 1917 को। और यहीं पर वो कहते हैं कि राजकुमार शुक्ला ने हजारों लोगों, ठीक है, हजारों लोगों से नील का कलंक धोने के लिए जो है वो क्या है, एक संकल्प लिया है। क्या लिया है, एक संकल्प लिया है। ये किसका कथन होता है, ये कथन है यहाँ पर महात्मा गांधी का। जब वो 10 अप्रैल को अब यहाँ पर पटना पहुंचते हैं और पटना के बाद जो है सो यहाँ पर उसके बाद पहुंचते हैं ये मुजफ्फरपुर। कहाँ पहुंचते हैं, मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर में उसके बाद ये
किशोर साहब से, राजेंद्र प्रसाद से, कृपलानी साहब से, इन सब से, महादेव देसाई से, इन सब से मिलते हैं। महादेव देसाई यहाँ पे जो है सो राजेंद्र प्रसाद सबसे मिलजुल के फिर आगे की रणनीति बनाते हैं। इसी बीच एक और घटना होती है। जो यहाँ का कमिश्नर होता है वो यहाँ पर महात्मा गांधी को कहता है कि आप यहाँ से वापस चले जाइए। ये घटनाक्रम हो रहा होता है कि आप यहाँ से क्या कीजिए, वापस चली जाइए। लेकिन महात्मा गांधी कहाँ वापस जाने वाले थे, ये यहाँ से पहुंचते हैं, वापस ट्रेन लेते हैं और पहुंचते हैं चंपारण, मोतिहारी। और जब ये यहाँ मोतिहारी पहुंचते हैं तो इसी बीच क्या होता है कि ऑलरेडी यहाँ का कमिश्नर क्योंकि मना कर चुका है कि आपको अलाउ नहीं है, इस सारी सिचुएशन में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनली महात्मा गांधी के खिलाफ जो है वो यहाँ के जो डीएम होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ के जो डीएम होंगे वो इनको गिरफ्तार कर लेंगे। और महात्मा गांधी जब गिरफ्तार होंगे तो यहाँ का जज इन्हें बोलेगा, देखो कितनी कमाल की बात है कि जज यहाँ पे बोलता है आप एक काम करो, आप डिसाइड करो कि आप जो है इस जिले में नहीं आओगे, आप इस मुद्दे को नहीं टच करोगे, हम आपको यहाँ से आजाद कर देंगे। महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे राष्ट्र की, मैं यहाँ पे मानवता की, मैं यहाँ के किसानों की सेवा करने आया हूँ। मैं यही चंपारण में घर बनाऊंगा, इन किसानों की दुर्दशा के बारे में बात करूंगा, इनके बीच रहूंगा, इनके शोषण के लिए लड़ूंगा, लेकिन यहाँ से वापिस नहीं जाऊंगा। यहाँ पर जज उनकी बात सुन के बिल्कुल हैरान, और साथ ही महात्मा गांधी कहते हैं कि देखो मैं मानता हूं कि भाई क्या है, मैंने कानून तोड़ा है, सत्याग्रह कानून तोड़ा है मैंने यहाँ पर, इसके लिए अगर मुझे सजा दी जा रही है मैं उस सजा को भी स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इन किसानों का साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। और यहाँ पर अब इस पूरे दौरान में ये 1917 की बात है। 1917 वो वाला टाइम है जब ऑलरेडी दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो रहा है। 1914 से 1918 दुनिया पहले विश्व युद्ध में जूझ रही है और ब्रिटेन भी पहले विश्व युद्ध का जो है वो क्या है, साथी है। ऐसे में क्या यहाँ पर जो है सो ऐसी इस पूरी सिचुएशन में ब्रिटिश जो है वो गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहती थी कि वो महात्मा गांधी से उलझे भी कैसे भाई। महात्मा गांधी और ब्रिटिशर्स के उस टाइम पर चीजें संबंध थोड़े से बेहतर तौर पर है, उन्हें पता है कि दक्षिण अफ्रीका में इनके क्या कारनामे, इन्होंने कैसे वहां पर जो है चीजें सुधारी है, और यहाँ पर पूरा जन सैलाब लोगों के साथ है। दूसरा, महात्मा गांधी के खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं है कि कैसे इनको हम हिरासत में रख सके। अंततः यहाँ पर क्या होता है कि महात्मा गांधी को जो है वो रिहा कर दिया जाता है, और अब महात्मा गांधी वहीं बेतिया गांव में आगे बैठते हैं, 8000 किसानों से मिलते हैं, ठीक है। 8000 किसानों से मिलकर वहां पर फाइनली क्या होता है, अब जो है सो किसानों के साथ मिलते हैं और उनका पक्ष, उनका जो है पूरा विवरण जो है लिखते हैं कि किसानों के साथ एक्चुअली में क्या क्या समस्याएं जो है वो आ रही हैं, ताकि वो उन समस्याओं से वहां पे क्या कर सके, अवगत जो है सरकार को करा सके। और उसी अवगत कराने के संदर्भ में वो सरकार को फाइनल अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करते हैं, और उसी रिपोर्ट के संदर्भ में यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या होगा। यहाँ पर सरकार जो है वो यहाँ पर अब्जी सलाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, जिसको हम यहाँ पर कहेंगे चंपारण एग्रीगेरियन समिति। चंपारण जो है यहाँ पर जो है कृषि समिति बनेगी, और वो समिति इस बात को रिव्यू करेगी कि फाइनली यहाँ पर किसानों के साथ जो है वो शोषण हुआ है या नहीं हुआ। और जब वो कमेटी यहाँ पर जो है सो जब वो कमेटी ये सारी चीजों को जब रिव्यू कर लेगी, यहाँ पर जब सारी चीजें जो है यहाँ पर जब रिव्यू करेगी सलाई की अध्यक्षता में, फ्रैंक सलाई, तो वहां पे वो कुछ कमेटी कुछ सिफारिशें देगी और वो देखेगी और वो बताएगी कि हाँ भाई जो तिनकटिया पद्धति है वो वाकई में ही किसानों के लिए शोषणकारी रही है, अतः इसे क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए यहाँ पर। इसके अलावा किसानों से जो ये जो जुर्माना वगैरह ये सब जो लिया जाता है यहाँ पर किसानों का एज अ भरपाई के तौर पर वो वापस करते हुए वो क्या हो, यहाँ पर 25% जो है वो वापस किया जाए। इसके अलावा भविष्य में भी किसानों से नील की खेती करवाना ये यहाँ पर स्वैच्छिक होना चाहिए, ना कि जबरन। ठीक है, क्या होना चाहिए, स्वैच्छिक होना चाहिए, ना कि जबरन। ये सारी चीजें कमेटी जो है अपनी सिफारिशें देती है, और इसी के संदर्भ में यहाँ पर जो है सरकार जो है 1918 में क्या करती है, यहाँ पर अधिनियम लेकर आती है।
चंपारण जो है कृषि अधिनियम और उसके तहत तिनकठिया पद्धति को प्रॉपर समाप्त करते हुए इन सिफारिशों को मान लेती है। तो ये तो हमने समझा चंपारण सत्याग्रह का ओवरऑल कैसे प्रोसीजर में आया। अब बात करें इसकी आलोचना और फिर बात करेंगे हम महत्व की। इसमें आलोचना हम क्या कर सकते हैं इसका? भाई ठीक है, इसने किसानों के मुद्दे को उठाया, अच्छी बात है, लेकिन क्या इसमें जमींदारों के मुद्दे को उठाया? जमींदारों का शोषण तो वैसा ही बना रहा। इसी बारे में आरसी दत्त लिखते हैं कि भाई ये जो है इसने ठीक है जमींदारों के मुद्दे को उठा, यहाँ पर जो है किसानों के शोषण की बात की, लेकिन ये तो टेम्पररी रिलीफ था, परमानेंट तो नहीं हुआ। आगे चलकर भी किसान तो शोषित होते ही रहे। यहाँ पर जो बिल्कुल निम्न वर्गीय किसान थे वो कहीं ना कहीं शोषित होते ही रहे, जिसमें कहीं ना कहीं इसकी एक लिमिटेशंस लगती है। पर फिर भी अगर हम ओवरऑल इसके महत्व की देखो बात करें तो महत्व में हम क्या देखते हैं कि भाई ये पहला इस तरीके का आंदोलन है, चीजें है, सत्याग्रह बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से जो ब्रिटिश सत्ता को पहली बार झुका रहा है। पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट लिमिटेड तौर पर ही सही पर अपनी बात मानने के लिए तो तैयार हुई। राष्ट्रीय आंदोलन का एक आधार रखा इसने। राष्ट्रीय आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि बिहार का ये चंपारण जो सत्याग्रह था, ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन का एक पहला क्या था, एक जो है ये आधार था। क्या था? ये एक पहला आधार था। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों में, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों में किसानों के मुद्दों को जो है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर प्राथमिकता मिलनी जो है वो शुरू हो रही है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आज हम जब भी बात करते हैं आगे भविष्य के होने वाले आंदोलनों में, आगे चलकर चाहे वो खेड़ा का हुआ हो या अहमदाबाद का हुआ हो, उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर चंपारण ने क्या किया, एक जो है एक प्रेरणा का काम किया। फिर इसके बाद इसने कहीं ना कहीं बिहार के गौरव को भी बढ़ाया। आज जब भी हम अपने देश के स्वतंत्रता संघर्ष को याद करते हैं, बिहार की भूमिका उसमें हमें सर्वप्रथम सराहनीय तौर पर नजर आती है। और इसी के संदर्भ में हम यहाँ पे अब चंपारण को यहाँ द एंड करते हैं। तो समझ आया आप लोगों को? पक्की बात? तो अब आप लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या है प्रश्न? क्या करेंगे आप? चंपारण सत्याग्रह का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। कल मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।